ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल और वेलकम बैक टू द लेक्चर्स वंस अगेन। और हम लोग बेसिकली आज देखने जा रहे हैं बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है FA1 का, जिसका बेसिकली नाम है बैंक रिकन्सिलिएशंस। ओके, तो ये हमारा सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट हमारा टॉपिक होगा होपफुली। इसके बाद एक और चीज़ रह जाएगी जो कि कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन है, और एक दो माइनर चीज़ें हैं। तो इस हफ्ते हम कोशिश करेंगे हमारे अपने लेक्चर जो हैं वो फिनिश कर लें। तो बैंक रिकन्सिलिएशन इंशाल्लाह हम लोग आज देखने जा रहे हैं चैप्टर के इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले बेसिक कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और अगेन जैसे मैं आपको शुरू दिन से बता रहा हूँ कि मैं आपको एग्ज़ाम टेक्निक से ही गाइड कर रहा हूँ बेसिकली, ताकि आप लोगों को पता चले कि एग्ज़ाम में किसी भी टॉपिक का जो सवाल है वो किस तरह किया जाता है। ठीक है, और इंशाल्लाह बैंक रिकन्सिलिएशन का भी मैं आपको सही तरह ऐसे ही गाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब टॉपिक समझने से पहले कुछ बैकग्राउंड और कुछ प्रैक्टिकल इसकी एग्जांपल समझनी ज़रूरी है, ताकि आप लोगों का भी इंटरेस्ट रहे और आप लोगों भी लेक्चर के दौरान बोर ना हो। ठीक है, आप लोगों का भी थ्रू आउट जो है वो मोटिवेशन बढ़ी रहे और इंटरेस्ट भी बढ़ा रहे सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, क्योंकि बैंक रिकन्सिलिएशन ऐसा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, ट्रिकी है, लंबा है, लेकिन समझने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको समझ आ जाए, आप वंस यू गेट होल्ड ऑफ इट, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझने की ये ज़रूरत है कि यार बैंक रिकन्सिलिएशन होती क्या है। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे रिकन्सिलिएशन जो वर्ड होता है उसका मीनिंग मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब रिकन्सिलिएशन होता है टू मैच वन और मोर रिकॉर्ड्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक लफ्ज़ आ रहा होगा कन्फर्म करना, तो बिल्कुल सही कहा है आपने। इसको कन्फर्मेशन या फिर कन्फर्म करना भी हम कह सकते हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स लिटरल फॉर्म में नहीं कह सकते, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की दुनिया में इसको रिकन्सिलिएशन ही कहा जाता है। ठीक है, अब बैंक तो आपको मतलब पता है, बैंक होता है बैंक, राइट, जिसके अंदर आप पैसे जमा कराते हैं अपने। बैंक कन्फर्मेशन या फिर रिकन्सिलिएशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बेसिकली वी हैव टू रिकन्साइल टू अकाउंट्स। ठीक है, रिकनसाइल हमने दो चीज़ों को करना होता है, यहाँ मैं वो डिटेल में लिखूंगा। सबसे पहले होती है हमारी बैंक स्टेटमेंट, जो कि आपको, अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपको पता होगा, या अगर नहीं भी है, आपने बहुत दफ़ा इसका नाम सुना होगा। आपको बैंक वाले समरी ऑफ अकाउंट्स आपको भेजते हैं, उसको कहते हैं बैंक स्टेटमेंट, कि कितने गए, कितने आए, कितना फाइनल बैलेंस है, जितना भी आप मांगे बैंक से वो आपको दे भी देते हैं। आजकल मोबाइल एप्लीकेशंस भी जो हैं बैंक्स की, उनमें भी बैंक स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, तो बैंक से मांगने की, प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पुराना सिस्टम हो चुका है। ठीक है, एनीवेज एक चीज़ हमारी रिकनसाइल हमने क्या करनी होती है, दो चीज़ें कन्फर्म हमने करनी होती है, दो चीज़ें, ठीक है, मिलानी होती हैं साथ। ठीक है, और दूसरी चीज़ कौन सी होती है, कैश बुक। अब यहाँ पे इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन समझनी बहुत आसान है। कैश बुक वो चीज़ होती है विच इज़ मेड विद इन द बिजनेस, मतलब हम बिजनेस हैं और हम खुद ही अपनी कैश बुक बनाते हैं। मतलब कि कैश बैलेंस, हम इसको कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में, कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू हम हमारे मुताबिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस। ठीक है, ये भी हम इसको कह सकते हैं। तो मैं चीज़ें जितनी आसान हो सकती है ना, वो आपके लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और बैंक स्टेटमेंट आपको पता है ये क्या होती है, एक्सटर्नल चीज़ होती है, जो कि कौन इशू करता है, ऑब्वियसली बैंक। ठीक है, और ये होता है बेसिकली कैश बैलेंस अकॉर्डिंग टू बैंक। सही हो गया, ये हमने दो मेन डेफिनेशन समझ ली। एक बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक को जब हम रिकनसाइल करते हैं, तो ये चीज़ क्या बन जाती है हमारी, बैंक रिकन्सिलिएशन। ठीक हो गया, और ये भी आप लोगों को समझना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। ओके, अब हम नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं कि अब देखते हैं रिकन्सिलिएशन होगी किस तरह। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। अब कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो बैंक स्टेटमेंट के अंदर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो कैश बुक के अंदर होती हैं। ठीक है, तो अगर मैं इंग्लिश में इसका बेसिकली ट्रांसलेशन लिखूँ आपके समझने के लिए, पहली चीज़ इसमें ये होती है कि देर आर सम एरर्स फ्रॉम आवर साइड, मतलब हमारी साइड से, जो कि हम कौन है, कंपनी। ठीक है, आवर साइड जो कि है कंपनी, और हम क्या प्रिपेयर करें, कैश बुक।
ठीक है। तो हम कह सकते हैं कैश बुक में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो बैंक स्टेटमेंट को देख के सही होंगी। ठीक है, देयर आर सम एरर्स फ्रॉम आवर साइड दैट आर करेक्टेड फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट। एग्रीड, यहाँ तक समझ आ गई? ओके, अब सेकंड चीज़ इससे उलट है, ये भी समझना ज़रूरी है कि देयर आर सम एरर्स फ्रॉम बैंक साइड। ऊपर तो हमारी साइड से हो रही थी ना, फ्रॉम बैंक साइड मतलब बैंक क्या बनाता है, बैंक स्टेटमेंट के अंदर कुछ गलती हो सकती है जो वो हमें देगा। ठीक है, दैट आर करेक्टेड फ्रॉम किस चीज़ से, कैश बुक से, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को ऊपर बताया कैश बुक। ठीक है, तो चीज़ ये है कि एक चीज़ होती है हमारे पास बैंक स्टेटमेंट, एक चीज़ होती है हमारे पास कैश बुक। तो कोई गलतियाँ इसमें होंगी वो इससे करेक्ट होंगी, कुछ गलतियाँ जो इसमें होंगी वो इससे करेक्ट होंगी। ठीक है, दोनों में कुछ ना कुछ मसाइल मौजूद होंगे। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, इंटरकनेक्टेड है, इसका इससे काफ़ी ख़ास रिलेशन है। ठीक हो गया, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक। अब ये समझना ज़रूरी है कि आखिर ये जो एरर्स हैं, यहाँ पे मैंने एरर्स का नाम लिखा है ये और ये, राइट, ये वाले, ये आखिर हैं क्या। ठीक है, तो इनको भी एक दफ़ा देख लें, इनको देख लेते हैं। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा हूँ ये चीज़, अगर आप नोट करना चाहें तो आई वुड सजेस्ट आप साथ साथ नोट भी करें। पहली चीज़ है जी कि एरर्स इन कैश बुक, मतलब कैश बुक में वो चीज़ें जो हमने रिकॉर्ड नहीं की होती, बट हमें पता कब चलती हैं, जब बैंक स्टेटमेंट हमें रिसीव होती है, राइट, जो मैंने ऊपर बताई। ठीक है, जब बैंक स्टेटमेंट हमें रिसीव होगी तभी हमें इन गलतियों का पता चलेगा। उसमें से कुछ गलतियां हैं हमारी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बैंक चार्जेस, क्योंकि देखें इसकी मैं साथ साथ आपको समझाता भी जाता हूँ, ऐसा करता हूँ। बैंक चार्जेस आपको तब ही पता चलते हैं जब बैंक स्टेटमेंट रिसीव होती है, राइट, ऐसी है। अब खुद थोड़ी देर के लिए दिमाग लगाएं और सोचें कि अब बैंक वाले फॉर एग्जांपल आपके डेबिट कार्ड की फ़ीस उन्होंने चार्ज करनी है, या एसएमएस सर्विस आपने लगवाई हुई है, कोई भी सर्विस लगवाई है बैंक वालों को, उसकी फ़ी उन्होंने काटनी है। वो आपको कॉल, तो इतना अच्छा कोई बैंक होता नहीं पूरी दुनिया में जो आपको इतनी छोटी सी चीज़ के लिए कॉल करे। ऑब्वियसली आपने बैंक अकाउंट खुलवाते वक्त ये चीज़ें उनसे एग्री की होंगी, राइट, और वो तो यही एज्यूम कर रहे हैं कि आपको भी ये पता होंगी। तो इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि हमने कैश बुक में, मतलब कि अपने रिकॉर्ड्स में ये नहीं डाला होगा, बल्कि बैंक स्टेटमेंट में डाला होगा। इसीलिए मैंने कहा कि जब बैंक स्टेटमेंट हमें रिसीव होगी तब ही हमें पता चलेगा इन एरर्स का। ठीक है, तो पहली एग्जांपल तो है बैंक चार्जेस। ठीक है, सेकंड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैंडिंग ऑर्डर। इन दोनों की मैं आपको डेफिनेशन जस्ट अ वाइज समझाता हूँ। दोनों कौन सी, एक स्टैंडिंग ऑर्डर और एक डायरेक्ट डेबिट। ठीक है, बैंक चार्जेस तो आपने समझ लिया, डायरेक्ट डेबिट। फिर नंबर डी पे है हमारे पास डिस ऑनर्ड चेक। इसकी भी मैं आपको समझाता हूँ क्या मतलब है डिसऑनर्ड चेक। पहले हम रिसीव देखेंगे, फिर हम देखेंगे डिसऑनर्ड चेक, पेड। पेड रिसीव्ड दोनों हमारे पास आते हैं। ठीक है, बैंक चार्जेस तो आपने समझ लिया क्या होते हैं, डेबिट कार्ड के चार्जेस, डेबिट कार्ड फीस। ठीक है, एसएमएस सर्विस, ये सारी क्या होती हैं, बैंक चार्जेस होते हैं। ठीक है, बैंक का कोई आपको इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, ठीक है, वो फ़ोन करके आपको नहीं बताएगा कि सर हम बैंक बैंक से बात करें, हमने डिडक्ट करना है, क्या हम कर लें या नहीं कर लें, वो आपकी इजाज़त नहीं पूछेंगे, इतना अच्छा कोई बैंक नहीं होता। ठीक है, तो चीज़ ये है कि आपको क्योंकि खुद नहीं पता होगा आप और बिज़नेस के कामों में मसरूफ़ होंगे, इस वजह से जब आपको बैंक स्टेटमेंट रिसीव होगी तभी आपको ये चीज़ें पता चलेंगी। आगे जो हम नंबर 2 पे देखेंगे ना, वो अभी हम देखेंगे आगे इन थोड़ी देर में, उसमें हम देखेंगे एरर इन बैंक स्टेटमेंट के कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमने लिखी होती हैं कैश बुक में बट बैंक स्टेटमेंट में नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह इंटरलिंकेबल तौर पे लोग काम करते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर देखें क्या होता है। अब स्टैंडिंग ऑर्डर एक चीज़ है जिसके अंदर फिक्स्ड टाइमिंग एंड अमाउंट, एक ट्रांजैक्शन होती है जिसकी फिक्स टाइमिंग एंड अमाउंट होती है, दोनों चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। ठीक है, और ट्रांजैक्शन भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इसको आप नीटली नोट्स बना लीजिएगा, अभी मैं समझाने के लिए मेरे पास इतनी जगह नहीं है एक पेज पे, इसीलिए थोड़ा सा जंबल अप हो जाए तो उसके लिए माजरत। ठीक है, और ट्रांजैक्शन विच हैज़ फिक्स टाइमिंग एंड अमाउंट। सही है, इसकी मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल चैरिटी,
चैरिटी इसकी बेस्ट एग्जांपल है। आपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया, ये दोनों जो है ना बैंक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, ठीक है। आपने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर दिया, ठीक है, कि भाई ईदी फाउंडेशन है एक, उसके अंदर हर महीने की 1 तारीख को, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जनवरी, 1 फरवरी, हर महीने की 1 तारीख को जो पैसे हैं 1000 रुपये फॉर एग्जांपल, फिक्स टाइमिंग भी है, अमाउंट भी है। टाइमिंग फिक्स्ड होगी 1 अप्रैल, हर महीने की पहली तारीख। अमाउंट भी आपने फिक्स कर दी कि 1000, हर महीने की पहली तारीख को 1000 इसके अकाउंट में डाल दो, ठीक है। एक और एग्जांपल होती है, मोबाइल क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं जगह नहीं है, बट मैं यहाँ पे इसको एरो लगा के लिख देता हूँ। यहाँ देखिए मोबाइल क्रेडिट। अब कुछ कंपनीज ऐसे होती हैं जो एम्प्लॉयज़ को अलाउंस देती हैं, आप मतलब मोबाइल क्रेडिट जो है वो 2000 रुपये का पर मंथ आप अलाउंस दे देती हैं, राइट, एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को। तो ये भी एक स्टैंडिंग ऑर्डर होगा, क्योंकि बिजनेस जो है वो हम एज अ कंपनी बैंक को इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि आप, फॉर एग्जांपल यूफोन एक सर्विस है, जोंग एक सर्विस है, जायज़ सर्विस है, आप इसमें ट्रांसफ़र कर दें 2000 रुपीज़ इनके अकाउंट में, ठीक है, ताकि इनको बैलेंस मिल जाए। ये भी स्टैंडिंग ऑर्डर है। तो आपको क्या समझ आया, इसका फिक्स टाइमिंग होती है और अमाउंट भी फिक्स्ड होती है। अब डायरेक्ट डेबिट में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो बेसिकली टाइमिंग है वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। तो टाइमिंग नॉट फिक्स्ड, लेकिन क्या चीज़ फिक्स्ड होती है, इन मोस्ट केसेस, हमेशा नहीं लेकिन इन मोस्ट केसेस अमाउंट इज़ फिक्स्ड, ठीक है। तो हमने देखा कि अमाउंट फिक्स्ड है और टाइमिंग जो है वो नॉट फिक्स्ड है। सही हो गया। इसकी बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपका जो बिज़नेस है, आप कहते हैं जी हमारे कुछ सप्लायर हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है, अब हम उनको खुद डील नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली बैंक से जाके डील करेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेबिट होता है। बेसिकली होता ये है कि यू इंस्ट्रक्ट द बैंक, आप बैंक को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक फॉर एग्जांपल सप्लायर है हमारा अली के नाम से, ठीक है, अली है हमारा सप्लायर। अली जो है वो महीने की 1 से 30 किसी तारीख पे भी आ सकता है, इसीलिए मैंने टाइमिंग नॉट फिक्स्ड किया है, ठीक है। कोई टाइमिंग फिक्स्ड नहीं है। सप्लायर जो है वो अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं, कभी भी आ सकते हैं बैंक में और अपनी पेमेंट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप बैंक को ये बता सकते हैं कि यार अली नाम का बंदा आएगा या उसके रेफरेंस से कोई बंदा आएगा, सप्लायर का कोई बंदा आएगा पेमेंट लेने, उसको फॉर एग्जांपल 10,000 अमाउंट है, वो अगर उसने मांगी, उसकी वेरिफिकेशन वगैरह करके या हो सके मुझे कॉल कर देना, तो उसको ट्रांसफ़र कर देना, ठीक है, मेरे अकाउंट से अगर वो लेने आए, ठीक है। डायरेक्ट उसको चेक वहीं पे पे कर देना, ठीक है। इसको कहते हैं डायरेक्ट डेबिट। अगेन स्टैंडिंग ऑर्डर में फिक्स टाइमिंग, फिक्स्ड अमाउंट। बेस्ट एग्जांपल चैरिटी, आप फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स तारीख को आप उसके अकाउंट में भेज दें। डायरेक्ट डेबिट है कि टाइमिंग फिक्स नहीं होती, अमाउंट भी कभी कभी फिक्स होती है, कभी कभी फिक्स नहीं होती, ठीक है। कोई सप्लायर आए या कोई बंदा है डीलर आपका, उसको आप पेमेंट कर दें, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब देखते हैं डिसऑनर्ड चेक क्या होता है। डिसऑनर्ड चेक का दूसरा नाम है, आपने पहले सुना होगा, सुना है या नहीं सुना, मैं आपको बता देता हूँ क्या मतलब है इसका। बाउंस चेक। बाउंस चेक का मतलब होता है कि आप चेक देने गए बैंक में, ठीक है, बैंक में कि यार ये कैश कर दो या फिर मेरे अकाउंट में डाल दो। वो कहते हैं सर या तो इसकी डेट गलत है या इसमें अमाउंट गलत है। उनके अकाउंट में फॉर एग्जांपल 1000 हैं, ये तो आप 1500 रुपये मांग रहे हैं, हम 500 कहाँ से एक्स्ट्रा लाएंगे, तो अकाउंट में है ही 1000, ठीक है। इन सब रीजंस की वजूहत पे डिसऑनर चेक हो जाता है। या फिर चेक पुराना है या फेक है, ठीक है, उसका जो सीरियल नंबर है वो गलत है, ठीक है, या फिर अमाउंट गलत है, डेट गलत है, इस वजह से हमारे चेक क्या होते हैं, बाउंस हो जाते हैं। अब रिसीव्ड है, तो रिसीव्ड कहाँ जाएगा, रिसीव्ड डिसऑनर्ड चेक। रिसीव्ड का मतलब है कि आपके कस्टमर ने आपको पे करना था, ठीक है, कस्टमर पेड यू, बट उसका चेक क्या हुआ, बाउंस हो गया ना, तो इसका मतलब यू विल नॉट रिसीव, यू विल नॉट रिसीव। जब उसने चेक हमें दिया होगा हमारे अकाउंट में, तो हमें कैश नहीं मिलेगा, वो बाउंस बैक उसके अकाउंट में हो गया होगा, तो कस्टमर ने पे किया ना। अब पेड भी ऐसे ही है, ये भी क्या होता है, बाउंस चेक, ठीक हो गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है कि आपने पे करना है, ठीक है। यू पेड सप्लायर फॉर एग्जांपल, जिससे आपने सामान खरीदा। अब सप्लायर ने जब बैंक गया, वो उसने चेक इन कैश कराया, तो वो पैसे उसको नहीं मिले, वापस हमारे अकाउंट में वापस आ गए, ठीक है। ये मतलब होता है डिसऑनर चेक पेड, बाउंस बैक हो गए, फेल हो गए ट्रांजेक्शन,
ठीक हो गया, तो ये इसका मतलब होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं कैश बुक का अकाउंट किस तरह बनता है। दोनों के टी अकाउंट्स बनते हैं। अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो उसमें तो एक मुश्किल तरीका है, लेकिन बुक में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये लेक्चर देख लें तो आपके लिए मोर देन एनफ है। ठीक है, कैश बुक में देखते हैं अब एरर्स की किस तरह बन रही होती है। ठीक है, कैश याद करें क्या है, कैटेगरी 1 की आइटम है। इसका मतलब कि इसका ये बनेगा राइट फॉर्मेट अकाउंट का। तो ओपनिंग बैलेंस एसेट हमारे यहाँ होगा, मतलब अगर बैलेंस अवेलेबल हुआ यहाँ होगा। लेकिन दूसरी साइड पे भी ओपनिंग बैलेंस आता है। यहाँ मैं OVD लिख रहा हूँ। ठीक है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब है कि आपके, मैं आपको समझाता हूँ ओवरड्राफ्ट का, यहीं पे समझा देता हूँ। ओवरड्राफ्ट होता है आपके अकाउंट में बैलेंस है 0 का। ठीक है, और आपने ट्रांजैक्शंस कर करके इसको कितना बना दिया, -5000 बना दिया। ठीक है, अब आपने बैंक से एक फैसिलिटी ली हुई है जिसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट आपने लिया हुआ है। आपने कहा है कि यार जितना मेरा फॉर एग्जांपल मैक्सिमम कितना होगा, इतना ज़्यादा मैं खर्च नहीं करता, -10,000 तक ही जाएगा। ठीक है, -10,000 तक ही मेरा बैलेंस माइनस में जाएगा। ठीक है, तो वो यार आप अकोमोडेट कर देना किसी तरह। मैं आपको 5,000 या जितने भी माइनस में गए हो, अब बैंक क्या करता है, इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है। लेकिन इंटरेस्ट सिर्फ तब चार्ज होता है जब अमाउंट माइनस में गई हो। ठीक है, इंटरेस्ट कब चार्ज होता है, जब अमाउंट माइनस में गई हो। तो ये होता है ओवरड्राफ्ट के यार माइनस वाली फैसिलिटी मैंने बैंक से ली हुई है, बैलेंस जीरो है मेरे पास। ये उन कंपनीज के लिए जिनको अपने कस्टमर से बहुत अरसे बाद पैसे रिसीव होते हैं। ठीक है, इसकी जो फर्दर नॉलेज है वो आप इंशाल्लाह F3 जो पेपर है, FA2 और F3 जो पेपर है उसके अंदर रेशोज़ के अंदर आप पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो टू बी डिस्कस्ड इन फ्यूचर इंशाल्लाह। ठीक है, अब जो ऊपर वाले तमाम एरर्स हैं उनको अब देखें। मैं ये जो सारे एरर्स हैं ना ABCDE पे लिखे मैंने, अब इनको देखें मैं यहाँ पे कैसे लिखता हूँ। अब बैंक चार्जेस आपको पता है, आपने नहीं किए है ना, तो मैंने आपको क्या बताया, मैं फिर से ऊपर जाता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए। मैंने आपको क्या बताया, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो बैंक स्टेटमेंट आपको रिसीव हुई है उसमें पता चली हैं आपको। लेकिन अगर रिसीव ना होती आपको नहीं पता थी, आप कैश बुक में बड़े मुतमईन जा रहे थे। आपने ये चीज़ें अकाउंट फॉर नहीं की हुई, लेकिन अब आपने करनी है। तो अगर अब आपने करनी है, अब आप क्या बनाएंगे, रिवाइज्ड कैश बुक। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ रिवाइज्ड कैश बुक। अब बैंक चार्जेस क्या होते हैं, माइनस होते हैं ना, क्योंकि अकाउंट से निकल रहे होते हैं आपके। ठीक है, बैंक चार्जेस यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, स्टैंडिंग ऑर्डर भी यहाँ आ जाएगा, क्योंकि वो भी पेमेंट का जरिए है, आप पेमेंट कर रहे हैं, कुछ रिसीव नहीं कर रहे किसी से। और डायरेक्ट डेबिट भी यहीं पे आ जाएगा, क्योंकि उससे भी आप सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब एक है हमारे पास डिसऑनर्ड चेक पेड। पेड यहाँ पे आएगा। पेड क्यों यहाँ डेबिट पे आएगा, प्लस क्यों हो रही, क्योंकि आपने पे किया होगा तो आपको पैसे वापस मिल गए होंगे ना, बाउंस बैक हो गया होगा। आपने माइनस किया होगा अपनी कैश बुक से, लेकिन अब वापस क्या करना पड़ेगा उसको। आपने यहाँ लिखा होगा कि यार हमने मिस्टर ए या अली को पेमेंट कर दिया, लेकिन अब वापस क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि आपको पता है वो चेक क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया। लेकिन एक और जो टाइप का डिसऑनर्ड चेक, DHC डिसऑनर्ड चेक है, रिसीव्ड जो है, रिसीव्ड आप इधर रखेंगे क्यों, क्योंकि जब आपको पैसे मिले होंगे आप बड़े खुश होंगे जी कि हमारा अकाउंट डेबिट हो गया है, पैसे आ गए, मुबारक हो। लेकिन एक्चुअली सर हुआ ऐसा नहीं है, चेक बाउंस बैक हो गया है, आपके कस्टमर ने पैसे आपको नहीं दिए, आपको वापस माइनस करना पड़ेगा अकाउंट। ठीक है, माइनस एंट्री कहाँ आ रही है, क्रेडिट साइड पे। सही है जी, ये इसका मतलब है डिसऑनर चेक पेड और रिसीव्ड का। ये चैप्टर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेक्चर जितना डिटेल हो सका मैं इंशाल्लाह आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं आती। सिंपली क्लोजिंग बैलेंस ओवरड्राफ्ट कैसे बन जाएगा यहाँ पे, और क्लोजिंग बैलेंस अगर आपके अकाउंट में बैलेंस है जिसको मैं एसेट कह रहा हूँ, वो आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें एक्स फिगर यूज़ होता है। ये मैं आपको बता चुका हूँ बात कि आपका जो क्लोजिंग और ओपनिंग होते हैं उनके दरमियान एक्स इस तरह करके इंटर रिलेशन बनते हैं। ठीक है, मतलब इसका जो ओपनिंग है इसका क्लोजिंग यहाँ पे आ जाएगा। डिपेंड करता है, ये दोनों जो हैं ये बैलेंसिंग फिगर्स हैं। ठीक है, ये दोनों तब आएंगे जब आप अकाउंट को बैलेंस करेंगे। इन सब चीज़ों को प्लस माइनस जब आप करेंगे तब ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हमने डिस्कस कर लिया कैश बुक। अब हमने डिस्कस करना है बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मैंने ऊपर सारी चीज़ें लिखी हैं, एरर्स इन कैश बुक लिखे हैं, अब मैं क्या लिखता हूँ नंबर 2 पे, जिस पे मैं आने वाला था। अब मैं लिखता हूँ एरर्स इन
बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट में कौन से एरर्स हैं वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगेन ये आपको तब पता चलेंगे कंपेयर्ड विद कैश बुक। जब आप कैश बुक से कंपेयर करेंगे तब आपको इनके बीच में डिफरेंस पता चलेगा। बेसिकली मतलब इसका क्या है कि वो चीज़ें जो कैश बुक में रिकॉर्ड हुई हुई हैं लेकिन बैंक स्टेटमेंट में नहीं हुई हुई। ऊपर क्या था, कैश बुक में नहीं हुई हुई, बैंक में हुई हुई है ना, बट इसमें है कि एरर्स इन बैंक स्टेटमेंट। अब इसकी बिगेस्ट एग्जांपल मैं आपको एक जनरल एग्जांपल बता रहा हूँ। इसकी एक जनरल एग्जांपल है जिसको हम कहते हैं टाइमिंग डिफरेंस। ठीक है, एक ही इसकी डेफिनेशन है, मतलब कि एरर इन बैंक स्टेटमेंट एक ही तरह के हैं। इसके अंदर फिर दो तीन चीज़ें आती हैं वो हम समझते हैं। अब टाइमिंग डिफरेंस समझना ज़रूरी है। टाइमिंग डिफरेंस का क्या मतलब है कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। टाइमिंग डिफरेंस का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल बैंक या फिर कैश बुक के टाइमिंग डिफरेंस पे चल रहे हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है कि फ़र्ज़ करें टुडे, आज क्या तारीख है, 31 जनवरी। एक्चुअली नहीं है तारीख, बट मैं आपको जस्ट एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। 31 जनवरी नहीं, सॉरी, 31 दिसंबर, जो कि है हमारा आखिरी ईयर एंड डेट। सही है, कल से हमारा नया साल शुरू हो जाएगा, 1 जनवरी से हमारा न्यू ईयर शुरू हो जाएगा। ठीक है, आज वाली ट्रांजैक्शंस आज तक ही रहेंगी, कल वाली जो ट्रांजैक्शन 12 बजे के बाद आएगी हमारी, वो कल में शुमार हो जाएगा, नए साल के अंदर आएगी। ठीक है, फ़र्ज़ करें आप 31 दिसंबर को बैंक जाते हैं और बैंक को देते हैं चेक जो आपको कस्टमर से मिला होगा। आप कहते हैं यार ये 5,000 का चेक है, ये ना काइंडली मुझे इन कैश का सॉरी मेरे अकाउंट में डाल के दे दो, क्योंकि चेक जो है सिर्फ अकाउंट में ही डाल सकते हैं आपका। ठीक है, अगर वो क्रॉस चेक हो तो 5,000 आप कहेंगे मेरे अकाउंट में डाल दो। सही है, बैंक क्या कहेगा, ठीक है सर, ये आपकी रिसीट, ये आपकी रिसीविंग रिसीट, 3 to 4 वर्किंग डेज में आपको बैलेंस मिल जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप भोले भाले करेंगे कि कैश बुक अपने अकाउंट में आप क्या करेंगे, 5,000 हमें मिल गए कस्टमर से, राइट, 5,000 कर देंगे डेबिट, लो जी कैश मिल गई। लेकिन बैंक में जब आप देखेंगे आप कहेंगे यार, फॉर एग्जांपल ये 2020 था। ठीक है, आप कहेंगे यार ये तो बैलेंस 2020 में नहीं आया, 2021 में आया है। ये होता है टाइमिंग डिफरेंस। सही है, इसका क्या मतलब है कि 3 to 4 डेज का मतलब है कि फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें आज फ्राइडे है। ठीक है, आज से मुराद इस डेट को क्या है, फ्राइडे। अब सैटरडे संडे आपको पता है बैंक हॉलीडे है, उसका मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब टोटल 5 दिन मिला के, सैटरडे संडे तो वैसे ही छुट्टी है, राइट। तो आपको कब पैसे मिले, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ये सब छोड़ के हो सकता है बुध की रात को आपको मिले, जो कि 4 जनवरी यहाँ पे होगी। ठीक है, 4 जनवरी 2021 यहाँ पे हो गई है। तो अब आपको समझ आया यार कि मैंने गलती की थी, मैंने पिछले साल डाल के 31 दिसंबर को कैश डाल के गलती की थी। बैंक ने मुझे कहा भी था 3 से 4 दिन में आएगी, मेरे मुताबिक अभी आ चुकी थी, लेकिन बैंक ने कब डाली, 3-4 दिन के बाद, बुध को। और मैंने कब डाली थी, मैंने फ्राइडे को पेमेंट डाल दी थी, अपने कैश बुक में डेबिट कर दी थी। ये होता है टाइमिंग डिफरेंस। सही है, 4-5 दिन का डिफरेंस आ रहे। बेसिकली इट इज़ ड्यू टू बैंक क्लियरिंग प्रोसेस, BCP कहते हैं इसको। बैंक जो क्लियरिंग करता है, पूरी दुनिया में इतना ही टाइम लगता है, 3 to 4 डेज, ये पूरी दुनिया का एक नॉर्म है। तो इसको कहते हैं बैंक क्लियरिंग प्रोसेस। ठीक है, आपको पता होगा पहले से, लेकिन अभी जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको की है वो आपको शायद पहले ना पता हो। ठीक है जी, ये होता है टाइमिंग डिफरेंस। अब डिस्कस करते हैं कि यार फाइनली आते हैं मेन बात पे कि बैंक स्टेटमेंट में एरर्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें जो एरर होता है वो होता है अनप्रेजेंटेड चेक। मैं 2-3 चीज़ें यहाँ पे लिख दूँ, 2 चीज़ें ही हैं बेसिकली, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो समझना इसको काफ़ी आसान है। अनप्रेजेंटेड चेक और अनक्रेडिटेड चेक। अब मैं आपको दोनों की इंडिविजुअली एग्जांपल समझाता हूँ। इंशाल्लाह हमें बुक पे नहीं जाना पड़ेगा, इसी लेक्चर से हम मुतमईन होकर हर चीज़ समझ जाएंगे। ठीक है, देखें, अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है। अनप्रेजेंटेड चेक का मतलब है चेक दैट हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड। मतलब चेक जो है हैज़ नॉट बीन प्रेजेंटेड इन बैंक, चेक को बैंक में प्रेजेंट ही नहीं किया गया।
मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ अनप्रेजेंटेड चेक की। आई होप आप लोग राइट डाउन कर रहे होंगे साथ नोट्स में भी। अनप्रेजेंटेड चेक क्या होता है? आपने जो है, आपने अली को जो है, जो आपका सप्लायर था, जो आपको सामान प्रोवाइड करता है, आपने अली को क्या दिया? चेक। आज चौथा दिन है, 4 डेज गुजर के हैं, आपने फॉर एग्जांपल आज दे दिया उसको, आज 20 तारीख है, 20 मई, 24 मई तक आपको किसी न किसी तरह पता चला कि यार अभी तक उसकी जेब में ये है, कहीं दराज राज में पड़ा हुआ है, अभी तक उसने कैश नहीं करवाया, अपने अकाउंट में नहीं डलवाया। हो सकता है बिजी था, हो सकता है वो आउट ऑफ सिटी गया हुआ, हो सकता है कोई भी रीज़न हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब है उन 4 दिन के लिए हो सकता है वो 24 मई को जाके बैंक में जमा करवा दे। तो जब वो बैंक में जमा करवा देगा, वो हो जाएगा प्रेजेंटेड चेक, मतलब प्रेजेंट कर देगा वो बैंक में कि यार ये मैं चेक दे रहा हूँ, ये काइंडली मेरे अकाउंट में दे दो, डेबिट कर दो, ठीक है। तो 20 मई से लेके 24 मई तक वो क्या है? अनप्रेजेंटेड है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपने तो अपने अकाउंट में वो डाला होगा, राइट, आपने क्रेडिट कर दिया होगा। ये एक चीज़ है कि ये सिर्फ रिलेटिंग टू पेमेंट्स है, ये रिसीट्स नहीं है, ठीक है। रिसीट्स यहाँ नहीं आती, रिसीट्स नहीं आती, मैं बिग क्रॉस यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ पेमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब आपने अली को चेक दिया, अली ने 4 दिन तक अपनी जेब में ही रखा, फिर चौथे 5वें दिन जाके उसने आराम से रिलैक्स होके उसको अपने बैंक में जमा करवाया, ठीक है। तो इसका मतलब उन 4 दिन के लिए वो क्या था? अनप्रेजेंटेड था, इट वॉज नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक। वो प्रेजेंट कब हुआ? 24 मई को, ठीक है, बैंक के अंदर, सही है। ये इसका मतलब है। इसका जी ये मतलब बना कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें से वो कब कटेगा? 24 मई को, राइट। लेकिन आपने कब काटा हुआ है उसको? 20 मई को काटा हुआ है, राइट। अगेन यहाँ पे गलती होगी, सही है। इसीलिए हम क्या करेंगे? अनप्रेजेंटेड चेक को बैंक स्टेटमेंट से, अपनी कैश बुक से क्रेडिट कर देंगे, सही है, माइनस कर देंगे। तो ये होता है हमारा अनप्रेजेंटेड चेक, सही है। अब इसकी मैं एंट्रीज भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर के अंदर कि बैंक स्टेटमेंट में किस तरह इसकी एंट्रीज डाली जाती हैं टी अकाउंट के अंदर। पहले अनक्रेडिटेड चेक समझ लेते हैं। अनक्रेडिटेड चेक अनप्रेजेंटेड चेक का बिल्कुल उल्टा है। ये किस में यूज़ होता है? रिसीट्स के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसका क्या मतलब है। अब देखें, हुआ ये है कि चेक हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड फ्रॉम बैंक, ठीक है जी। इसका ये मतलब है कि आपका जो कस्टमर है, फॉर एग्जांपल कस्टमर आपको क्या करता है? पेमेंट करता है, ठीक है। अब कस्टमर ने अगेन यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे टाइमिंग डिफरेंस आ गया, ठीक है। ऊपर भी टाइमिंग डिफरेंस आ रहा था, राइट, जो हमने देखा 4 डेज का। यहाँ पे भी टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है कि यार कस्टमर जो पेमेंट कर रहा है वो फॉर एग्जांपल 3-4 दिन बाद कर रहा है, लेकिन उसने फॉर एग्जांपल आज पेमेंट कर दी, टुडे पेमेंट उसने कर दी, लेकिन आपको पैसे रिसीव कब हो रहे हैं? अगेन कब? 4 to 5 डेज बाद, बैंक क्लियरिंग प्रोसेस के बाद, ठीक है। जो बैंक क्लियरिंग में टाइम लेता है, जितने दिन लेता है, ठीक है। तो ये बन गया जी अनक्रेडिटेड चेक। इसको हम बैंक स्टेटमेंट में से क्रेडिट कर देंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ, मेन चीज़ के ऊपर हम आ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको इनकी समझ आ गई होगी, थोड़ी बहुत भी आई है, काफ़ी है, क्योंकि हमें बैंक स्टेटमेंट के लिहाज से ही इसको समझना है। अब मैं बैंक स्टेटमेंट अकाउंट यहाँ पे बना रहा हूँ, BS में लिख रहा हूँ बैंक स्टेटमेंट। अब एक चीज़ नोट करने वाली है कि इसमें उल्टा हो जाता है। उल्टा कैसे होता है कि आपका जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, आपने देखा होगा कि जब भी आपको पैसे आते हैं ना बैंक में, आपको भी बड़ी हैरानी होती होगी कि मैसेज आता होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल दूँ, ठीक है, आपको क्या मैसेज आएगा? योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 5,000। फॉर एग्जाम्पल मैंने 5,000 डाल दिए, ठीक है, आपको मैसेज आए क्रेडिटेड विद 5,000। आप हैरान होंगे, आप कहेंगे यार क्रेडिट तो माइनस होता है, लेकिन क्रेडिट माइनस नहीं होता है, क्रेडिट प्लस होता है। ये क्यों होता है पहले ये समझ लें, उसके बाद हम आगे जाएंगे। क्रेडिट प्लस क्यों होता है? बिकॉज बैंक वालों के लिए, फॉर बैंक योर मनी इज लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी आपको क्या पता है कि लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है जब इंक्रीज होती है, राइट। ये तो बात डिस्कस हमने की हुई है। लाइबिलिटी क्या है? कैटेगरी टू जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है? क्रेडिट, और डिक्रीज पे होती है डेबिट, सही है।
इस वजह से, क्योंकि बैंक के लिए आपका पैसा जो है वो क्या है, एक लाइबिलिटी है। मतलब ये 5,000 में एक्स्ट्रा जब आपके अकाउंट में डालूंगा तो उनके लिए एक तरह से मैं बोझ बढ़ा रहा हूँ। उनके लिए लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि हमने एक तरह से उनको उधार दिया हुआ है, राइट? इस तरह होता है, सही है। और जब माइनस होते हैं पैसे आपके बैंक से, आपको मैसेज आता होगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, राइट? तो ये इसके पीछे रीज़न है। आई एम श्योर आप ये पहली दफ़ा सुन रहे होंगे और काफ़ी हैरान होंगे कि ये क्यों होता है। तो डिक्रीज पे डेबिट होता है, इंक्रीज पे क्रेडिट, क्योंकि बैंक वालों के लिए आपका पैसा क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो लाइबिलिटी, क्योंकि पैसे निकल जाते हैं वो खुश हो जाते हैं, अच्छा शुक्र है लाइबिलिटी कम होगी, डेबिट हो गया, ठीक है। लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, डेबिट होता है। और इंक्रीज हो गई, पैसे और मैंने डाल दिए, उनके लिए और बढ़ गया बोझ, उनके लिए पैसे हैंडल करने का बोझ बढ़ गया, उनके लिए डर बढ़ गया, उनके ऊपर क्या आ गया, ऑब्लिगेशन, जो हमने लाइबिलिटी के एग्जांपल में डिस्कस किया था, डेफिनेशन में, सॉरी, ठीक है। तो क्रेडिट प्लस होता है, डेबिट माइनस होता है, इसलिए हम कहते हैं ये साइड प्लस बन जाएगी, ये साइड क्या बन जाएगी, माइनस, ठीक है। इसका मतलब अब ये हुआ कि अगर आपके अकाउंट पे कोई बैलेंस अवेलेबल है तो वो इस साइड पे शो होगा, क्रेडिट साइड पे, ठीक है। उल्टा होता है, उल्टे से मुराद मेरा ये था। और अगेन अगर कोई ओवरड्राफ्ट है तो वो यहाँ पे शो होगा माइनस वाली साइड पे, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी बन जाती है, बट बैंक का क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। ये हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ बैंक के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है, बैंक बन के कर रहे हैं, दिमाग में हम सोच रहे हैं कि हम बैंक, ठीक है। अब अनक्रेडिटेड चेक जो है, अनक्रेडिटेड चेक हमेशा याद रखें कहाँ आता है, क्रेडिट पे। अभी क्रेडिट पे क्यों आता है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर क्या बताया कि अनक्रेडिटेड चेक होता है कि चेक हैज़ नॉट बीन क्रेडिटेड फ्रॉम बैंक, ठीक है। मतलब आपको दिया हुआ है कस्टमर ने, लेकिन बैंक ने अभी तक ऐड नहीं किया, तो आप अपनी उसमें क्या करते हैं, कैश बुक में बैंक स्टेटमेंट को करने के लिए इसको ऐड कर देते हैं, सही है। ये इसका मतलब होता है। अब इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि देखें अगेन, आज 31 दिसंबर है, कस्टमर ने आपको पेमेंट की है 31 दिसंबर को ही, ठीक है। अब अगेन कितने टाइम लगेगा, 4 to 5 डेज़ के अंदर आपकी पेमेंट आएगी। तो जब आपकी पेमेंट आएगी तो हो सकता है 5 या 6 जनवरी हो जाए। अगेन बैंक ने अगले साल दिखाया होगा, लेकिन हमने तो इस साल डालना है ना। अब कैश बुक में हमने डाला होगा, लेकिन जब अब बैंक स्टेटमेंट आएगी तब उसके अंदर हमें अलग से यहाँ पर डालना पड़ेगा। अनप्रेजेंटेड मैंने आपको बता दिया, ये किसके थ्रू आता है, टाइमिंग डिफरेंस, और ये पेमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो पेमेंट क्या होती है, डेबिट होती है, माइनस होती है आपके अकाउंट से, इसीलिए ये हम डेबिट पे लिख देते हैं। और क्लोजिंग बैलेंस, अगेन अगर कोई बैलेंस हो, एक्स वाला कॉन्सेप्ट याद है आपको, इसका क्लोजिंग यहाँ पे, इसका क्लोजिंग यहाँ पे, इसका क्लोजिंग जो है ओवरड्राफ्ट का कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, सही हो गया जी। तो ये था हमारा चैप्टर, अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये हमारा बेसिक डिस्कशन हो गई है बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक की, एरर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट जो हमारा होगा उसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट हम क्या करेंगे उसमें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको थोड़ा मिक्सअप हो गया होगा, तो मैं एक काम करता हूँ कि बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक का अलग से जो अकाउंट है वो यहाँ पे जल्दी से क्रिएट कर देता हूँ। बैंक स्टेटमेंट में क्या होता था, ओपनिंग पे बैलेंस जो है आपका यहाँ आ रहा होता था, अनक्रेडिटेड जो है चेक आपके आ रहे होते थे यहाँ पे, और अनप्रेजेंटेड कहाँ आ रहे होते थे, यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है ओवरड्राफ्ट का तो वो आ जाता था यहाँ पे, और साथ ही हमारे क्लोजिंग बैलेंसेस दोनों साइड पे डिपेंडिंग क्या है वो आ जाते थे। सिमिलरली कैश बुक का अगर हम देखें तो कि थोड़ा सा लंबा अकाउंट था, आपको पता है ये एसेट है कैश आपका, तो बैलेंस आपका आता है डेबिट पे, ठीक है। इसमें सिर्फ उल्टा वाला कॉन्सेप्ट है बैंक स्टेटमेंट के अंदर है, ठीक है। और अगर आपका ओपनिंग ओवरड्राफ्ट है तो इसका ओपनिंग का आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब बैंक चार्जेस, वो चीज़ें जो आपको तब पता चलेंगी जब बैंक स्टेटमेंट आपको मिलेगी, वो आप तमाम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे, स्टैंडिंग ऑर्डर, डायरेक्ट डेबिट, और आखिरी चीज़ क्या, डिसऑनर्ड चेक रिसीव, क्योंकि अब आपको रिसीव नहीं होना,
वो वापस कस्टमर के अकाउंट में चला गया। और डिसऑनर चेक पेड वाहिद चीज़, एक ही चीज़ यहाँ पे आती है, आपने जो पे किया होगा वो वापस, क्योंकि चेक बाउंस बैक हो गया होगा इसलिए आपको अकाउंट में वापस मिल गए होंगे, सप्लायर तक पेमेंट नहीं गई होगी, ठीक है। और सिमिलरली क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाएंगे यहाँ, ठीक है। अब आप लेक्चर पॉज करके इन दोनों अकाउंट्स को सही तरह समझ लें, पहले फिर से देख लें जाके, ठीक है। और अब हम एग्जाम्पल पे मूव करने जा रहे हैं, तो एग्जाम्पल पे जाने के लिए आपको सब चीज़ें समझनी काफ़ी ज़रूरी हैं, ठीक है। शुरू वाली, अब ये देखें एक इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल है। अब ये दी हुई है हमें एक बेसिकली कैश बुक, ठीक है। यहाँ मैं पेन ओपन कर लेता हूँ, ये कैश बुक दी हुई है, ठीक है। देखिए इसका ओपनिंग बैलेंस हमें यहाँ दिया हुआ है और सारी ट्रांजैक्शन हुई है डेबिट क्रेडिट कर करके, ऊपर नीचे हुआ बैलेंस, ऊपर नीचे हुआ, और फाइनल बैलेंस आप देखें यहाँ पे हमें दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस विच इज़ 5097, ठीक है जी। एक और चीज़ हमें दी हुई है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, दिस इज बैंक स्टेटमेंट, ठीक है जी। बैंक स्टेटमेंट, नेशनल वेस्टर्न बैंक, बैंक का एड्रेस सब लिखा हुआ है, अकाउंट नंबर आपका लिखा हुआ है। ये देखें अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आप देखें 5971, तो आप देख रहे हैं डिफरेंस आ रहा है। बैंक रिकन्सिलिएशन इस डिफरेंस को ख़त्म करता है, ठीक है। यहाँ पे 5097 है, 98 कर लेते हैं, ठीक है, एंड में भी पॉइंट के हिसाब से, और यहाँ कितना है 5972, ठीक है। तो 5972 और 5098, इनके दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो डिफरेंस आ रहा है, सही हो गया जी। अब देखें करेंगे हम क्या, हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले बैंक देखना होता है कि कौन से चेक्स अनक्रेडिटेड हैं और कौन से चेक अनप्रेजेंटेड हैं, सही है। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसने लिखा होगा, सही है। ये देखें अनप्रेजेंटेड चेक्स इसने कितने के लिए हैं, 12790 वाला जो नंबर दिया हुआ है, ये 12790। इसका मतलब बाकी सारी चीज़ें पहले आपको देखें करना क्या है कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को मैच करना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्रीन थोड़ी छोटी है, आप इसको बेशक घर पे कर लीजिएगा, बुक्स मैंने सेंड की हुई हैं, लेकिन पता क्या चल रहा है, इन सब बैलेंसेस सब ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, लेकिन क्या चीज़ नहीं है ऊपर, 153, ठीक है। अब देख भी लेते हैं कि कैश बुक से हमने 153 निकाली है या नहीं निकाली। तो यहाँ पे मुझे कहीं भी देखें 12790 कहीं नज़र नहीं आ रहा, चेक नंबर 791 है, 790 कहाँ है, 790 तो है ही नहीं। और 153 भी आप गौर से देखें तो यहाँ कहीं नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इसका मतलब कि गलती इसी चेक की है 153 की, इसको आपने पे किया लेकिन कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किया, ठीक है, अपनी कैश बुक में। तो हम क्या करेंगे, इसको हम अनप्रेजेंटेड चेक्स को यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है, बैंक स्टेटमेंट से, क्योंकि अगेन देखें हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस यहाँ गिवन है हमें, इसमें से हम माइनस करें, ये साइड माइनस थी ये साइड प्लस थी, अनप्रेजेंटेड हम माइनस कर रहे हैं, ठीक है। मैं बेसिकली ये आपको बता रहा था कि कौन से जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे लिस्ट वाइज लिखी हुई है, लेकिन मैंने आपको क्या बता दी यहाँ पे, टी अकाउंट वाला फॉर्म बता दिया जो कि ज़्यादा आसान है समझना, ठीक है। अब बात करते हैं अनक्रेडिटेड चेक की, ये सारे डिटेल में चेक हैं, ये हैं अनक्रेडिटेड, सही है। और इसी तरह हमारा फाइनल बैलेंस यहाँ पे आया हुआ है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि जो क्लोजिंग बैलेंस है ना किसका, बैंक स्टेटमेंट का। देखिए हमारा एम क्या है, अगेन याद करें मैं आपको क्या बता रहा था कि दोनों का क्लोजिंग हमें सेम करना है ना। ये देखें आप, जो हमारे यहाँ डिफरेंस आ रहा था, ये देखें, ये कैश बुक का क्लोजिंग आ रहा था, ये बैंक स्टेटमेंट का क्लोजिंग आ रहा था, इन दोनों क्लोजिंग को हमने एक बनाना है, राइट। ये मेन हमारा मोटिव था। तो हम ये कह सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक, राइट, ऐसा ही है। तो यही चीज़ है हमारी समझने वाली कि दोनों के बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के बैलेंसेस क्लोजिंग वाले सेम आना चाहिए, ठीक है जी। तो ये बात समझने की ज़रूरी है। और यहाँ पे आई थिंक थोड़ी लंबी एग्जांपल दी हुई है, हम डायरेक्ट किट के क्वेश्चन पे ही अब फाइनल एक चीज़ करके जो इसमें रहेगी है, उसके बाद हम किट के क्वेश्चन पे मूव करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक दफ़ा यहाँ बुक से भी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, कि यहाँ पे सबसे पहले हम एक दफ़ा, मैंने तो आपको समझा दी है अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स की जो है डेफिनेशन, अनक्रेडिटेड चेक्स जो है
यहाँ पे इनकी डेफिनेशन थ्रू बुक भी समझ लेते हैं। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स वो होते हैं जो उसमें लिखा हुआ है आर पेमेंट्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, जो आपने कैश बुक में रिकॉर्ड आपने कर लिया बट नॉट येट इन द बैंक स्टेटमेंट। ये मैं बेसिकली आपको बता रहा था कि कैश बुक में आपने उसको माइनस किया हुआ है, ठीक है, कैश बुक में आपने उसको माइनस किया है बट बैंक स्टेटमेंट में तो अभी कोई एंट्री आपने की ही नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक। कैश बुक बैलेंस विल देयरफॉर बी लोअर देन द बैंक स्टेटमेंट बैलेंस। क्यों? क्योंकि बैंक स्टेटमेंट बैलेंस हायर रहेगा, ओरिजिनली रहेगा, कैश बुक्स जो बैलेंस है वो विल बी लोअर क्योंकि उसमें से आपने माइनस कर दिया होगा, ठीक है। ये होते हैं अनप्रेजेंटेड चेक, सही होगा। और आउटस्टैंडिंग लॉजमेंट्स भी कहते हैं उनको और अनक्रेडिटेड चेक भी कहते हैं, दोनों लफ्ज होते हैं, ठीक है। लॉजमेंट्स का आपको अगर लफ्ज आ गया एग्जाम में आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब वही होता है, अनक्रेडिटेड चेक ही होता है इसका मतलब, ठीक है। लॉजमेंट्स का मतलब बेसिकली डिपॉजिट्स भी होता है, ठीक है। और रिसीट्स मैंने आपको क्या बताया था, ये रिलेटेड टू पेमेंट्स होता है, ठीक हो गया। और ये जो है रिलेटेड टू रिसीट्स होता है, ठीक है। तो ये वाली जो हमारी चीज़ है ये होती है रिसीट्स होती हैं, ठीक है। अब इसने बताया हुआ कि रिसीट जो है वो कैश बुक में रिकॉर्ड आपने की हुई है बट नॉट येट इन द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अगेन दोनों में रूल सेम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे भी रिकॉर्ड आपने कैश बुक में की हुई है, बैंक में नहीं की हुई, लेकिन यहाँ पे भी कैश बुक में की हुई है, बैंक में नहीं की हुई, ठीक है। कैश बुक बैलेंस विल देयरफॉर बी हायर देन, अगेन वही रूल है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या चीज़ बनी, हमारा जो कंक्लूजन है ये बना कि हमारी जो यहाँ पे पेमेंट्स रिकॉर्ड हो रही थी और यहाँ पे रिसीट्स रिकॉर्ड हो रही थी, वो दोनों कैश बुक के अंदर हुई हुई हैं, लेकिन हमें पता कब चलेगा, जब बैंक स्टेटमेंट आएगी उसमें नहीं रिकॉर्ड हुई होंगी, तभी हमें वो चीज़ें करेक्ट करनी पड़ेंगी, ठीक हो गया। अब कैप्लन किट में जो है इसके कोई ख़ास एमसीक्यूज नहीं है और हैं भी तो काफ़ी मिक्स दिए हुए। तो यहाँ पे हम एक टेक्निक करते हैं कि हम थोड़े से जो एमसीक्यूज हैं अराउंड 4 to 5, क्योंकि इसके भी ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं है और क्योंकि FA1 में जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है, अभी जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो अगले वाले पेपर्स में बैंक रिकन्सिलिएशन का आएगा, ठीक है। तो 2.36 से आगे हम करते हैं, ये BPP किट है बेसिकली, ठीक है। और फर्दर टॉपिक्स के भी हम इससे भी कर रहे होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द बैंक स्टेटमेंट, वो पूछा बैंक स्टेटमेंट क्या होता है। अ स्टेटमेंट प्रोड्यूस टू एग्री द बैलेंस एट बैंक विद द कैश बुक बैलेंस फॉर अ बिजनेस। तो यहाँ पे हमें सारी पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि लंबी स्टेटमेंट्स और इनमें से केयरफुली देखना पड़ेगा कौन सी है, ठीक है। वन सेंट टू कस्टमर ऑफ अ बैंक आइटमाइजिंग अकाउंट बैलेंसेस पेमेंट रिसीव फॉर एन अकाउंट इन अ मंथ। जरूरी नहीं है मंथ की हो बट देख लेते हैं। अ स्टेटमेंट प्रोड्यूस टू एग्री बैलेंस एट बैंक विद द कैश बुक, नहीं ये क्या होता है, ये होती है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। BRS लिख रहा हूँ, ये बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, ठीक है। डी हो सकती है बट COD पढ़ लेते हैं। रिकॉर्ड शोइंग कैश बैलेंस, नहीं है तो कैश बुक होती है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ पेमेंट एंड रिसीव फॉर अ बिजनेस, ये इसने कंफर्म नहीं किया हुआ है क्या है, तो इसमें भी काफ़ी डाउट और कंफ्यूजन है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी बनी ऑप्शन बी, सही हो गया, क्योंकि इसमें बैंक के कस्टमर्स को सेंड की जाती है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उसमें अकाउंट बैलेंसेज पेमेंट्स रिसीट सारा कुछ मौजूद होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मेनली कैलकुलेशन के हमारे क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। XYZ हैज़ अ बैंक स्टेटमेंट शोइंग एन ओवरड्रॉन बैलेंस ऑफ 300। आपको पता चल गया कि जो बैंक स्टेटमेंट है उसका बैलेंस कितना दिया हुआ है, 300 ओवरड्रॉन है, ठीक है, मतलब कि माइनस में बैलेंस है। द कैश बुक शोज अ बैलेंस इन हैंड ऑफ 25, मतलब ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का 25 है। इंटरेस्ट चार्ज वॉज 30। अब मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूँ, आपको क्या टेक्निक अपनानी पड़ेगी, सही है। तो इंटरेस्ट चार्ज ऑफ 30 विच हैज बीन नॉट रिकॉर्डेड, ये हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। देयर वर नो अनप्रेजेंटेड चेक्स, कोई अनप्रेजेंटेड चेक्स नहीं थे। व्हाट वाज द टोटल ऑफ अनडिपॉजिटेड रिसीट्स चेक, सही है। अब ये काफ़ी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है क्योंकि वो यहाँ पे पूछा है कि अनडिपॉजिटेड रिसीट चेक्स कितने के थे, इसका मतलब है अनक्रेडिटेड चेक जो मैंने आपको बताया, सही है। तो बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, जो मैंने ये बनाया है हमें अनक्रेडिटेड चेक्स जो है ये फाइंड आउट करने हैं, सही है जी। तो मैं नेक्स्ट पेज पे एक बैंक स्टेटमेंट ही बना लेता हूँ। अब आपको अकाउंट वही बनाना है, सवाल पे डिपेंड करता है कि आपको सवाल में डेटा कौन सी दी हुई है। आपको अकाउंट वही बनाना है जिसकी आपको सारी डेटा दी होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों की डेटा दी हुई है लेकिन चाहिए हमें क्या, सिर्फ अनक्रेडिटेड चेक्स चाहिए, ठीक है। अनप्रेजेंटेड कोई है नहीं। और कैश बुक शोज अ बैलेंस इन हैंड 25 इंटरेस्ट। अच्छा देखें, अब चीज़ ये है कि आपको बैंक स्टेटमेंट का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ जो है वो ध्यान में रखनी है, मैंने आपको क्या बताया था, ये वाला रूल
वापस ऊपर जाएं, मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला रूल। ये रूल बेसिकली आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ये देख रहे हैं आप। अब हमें क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कैश बुक का जब पता चल जाएगा तो हमें बैंक स्टेटमेंट का भी पता चल जाएगा, राइट। और जब हमें बैंक स्टेटमेंट का पता चलेगा इसका मतलब हमारे पास अनक्रेडिटेड चेक्स भी माइनस करके बैलेंस करके आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दोनों अकाउंट्स साथ के साथ बनाने पड़ेंगे। पहले मैं कैश बुक बनाता हूँ। अब बैलेंस इसका है 25, इंटरेस्ट चार्ज कितने 30, सही है। तो ओपनिंग बैलेंस है इसका जो मौजूद है 25, इंटरेस्ट चार्ज उसने माइनस नहीं किया हुआ, वो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 30 का। ओके, 30 का माइनस किया, विच हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड, देयर आर नो अनप्रेजेंटेड चेक, इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसका सिंपल बैलेंस निकाल लेते हैं। तो आई थिंक इसका बैलेंस यहाँ पे ही आएगा, 5 आएगा, जो कि ओवर ड्रॉन आएगा, ओवर ड्रॉन। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है कि जो बैंक स्टेटमेंट आपको शो करती है ना, क्लोजिंग बैलेंस शो करती है, क्योंकि वो क्या होती है महीने के एंड पे आती है, राइट। शुरू पे तो नहीं आती। तो इसका मतलब ये प्रॉबेबली क्या होगा, क्लोजिंग बैलेंस। देख रहे हैं मैं सारी चीज़ें यहाँ कॉमन सेंस के साथ चला रहा हूँ, ठीक है। तो मैं एक बैंक स्टेटमेंट का अकाउंट भी यहाँ पे बना लेता हूँ। और क्लोजिंग बैलेंस अब हमें क्या दिया है उसने, ओवर ड्रॉन दिया ना। ओवर ड्रॉन क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, यहाँ पे, ठीक है। और वो इसने कितना दिया, 300 का। 300 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आपको पता है कि इन दोनों का जो क्लोजिंग है वो सेम होना चाहिए, राइट, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अनप्रेजेंटेड चेक्स नहीं है, जितना इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो 300 और 5 का डिफरेंस क्या आ रहा है, वो कितना बन जाएगा, अनक्रेडिटेड चेक्स यहाँ पे आ जाएंगे हमारे, विच विल बी 295, ठीक है। तो इस तरह करके आपको दोनों का बैलेंस कैलकुलेट करना होता है, करेक्ट ऑप्शन सी बन जाएगा, ठीक है। ओके, 2.38 देखते हैं। कैश बुक ऑफ एक्स वाई जी शोड बैलेंस इन हैंड ऑफ 900। अब कैश बुक में ओपनिंग बैलेंस हमारे पास मौजूद है 900 का, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1100, मतलब वो क्रेडिट बैलेंस शो कर रही है हमें क्रेडिट साइड पे 1100 का। चेक्स पेड इन बट नॉट येट क्रेडिटेड, ये कौन से हैं, अनक्रेडिटेड चेक्स। अगेन लैंग्वेज आपने समझनी है। फॉर 250 अनप्रेजेंटेड चेक्स अमाउंटेड टू, वो पूछ रहा है कि अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या हैं, सही है। तो हमें क्या करना है, मेनली बैंक स्टेटमेंट के साथ डील करना है, ठीक है। तो इन्हीं फिगर्स को मैं यहाँ से रेज कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ पे जो है इसको भी साइड से रिमूव कर लेता हूँ। कैश बुक मैंने यहाँ बना दी और ये मैंने बना दी बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है कि कैश बुक का उसका दोनों जो दोनों है ना, आपको एहतियातन दोनों बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो कैश बुक जो है वो शो कर रहा है हैड अ बैलेंस इन हैंड ऑफ 900, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली हमें क्या दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस 900, सही है जी। और बैंक स्टेटमेंट शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1100, सो ये आपको शो किया हुआ है क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1100। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका बैलेंस आ रहा है। मैं क्लोजिंग ओपनिंग नहीं लिखा क्योंकि इसने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, ठीक है जी। अब अनक्रेडिटेड चेक्स कितने हैं, 250 के, ये मैंने लिख लिया अनक्रेडिटेड चेक्स। ये मैं बैलेंस जस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता ओपनिंग है क्लोजिंग है, ठीक है। अब अनप्रेजेंटेड चेक्स को पूछ रहे हैं कितने हैं। तो सिंपली हमने क्या करना है, हमें कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को इकट्ठा बैलेंस करना है, ठीक है। मैं यहाँ फिर से बना लेता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको भी लग रहा होगा, बट अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे 900 मैंने लिख दिया और यहाँ पे कैरेट डाउन लिख दिया। अब इन तीनों बैलेंसेस को मैं क्या करता हूँ, प्लस कर लेता हूँ। 900 प्लस 1100 प्लस 250, तो ये आ जाता है 2250, सही है। लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन हमारा नहीं बन रहा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये मोस्ट प्रॉब्ली हमारा क्या होगा, ओपनिंग ही होगा, क्योंकि आपको अगर आपका एक आंसर ना आ रहा हो आप दूसरा मेथड ट्राई कर सकते हैं। तो 1100 प्लस 250 माइनस 900, 450, ठीक है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन ए, सही है।
अब सवाल में कभी कभी स्पेसिफाई नहीं किया होता, जैसे देखें वो यहाँ पे बता नहीं रहा कि वो बता रहे बैलेंस इन हैंड है, लेकिन ओपनिंग क्लोजिंग नहीं बता रहा, तो आपको अगर आंसर सही ना लगे तो आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है 450। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या नहीं आएगा, ये तो आता है, ये भी आता है, ठीक है। बैंक एरर्स भी आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बैंक एरर्स होंगे वो कहाँ करेक्ट होंगे, बैंक स्टेटमेंट में, क्योंकि बेसिकली एक चीज़ होती है कि जहाँ जो गलती हुई होगी वो वहीं पे करेक्ट होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और जो कैश बुक अकाउंट के जो है हमारे एरर्स होंगे वो कहाँ करेक्ट होंगे, कैश बुक के अंदर ही होंगे, ठीक है। उसका मतलब सिर्फ एक चीज़ बच जाती है, जनरल एंट्रीज, ये तो हमारी नॉर्मल चीज़ है, सी ऑप्शन, ये नहीं आएंगे, ठीक है, इनका वहाँ पे कोई काम नहीं है। ओके, आखिरी सवाल देख लेते हैं इसके, अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा सवाल नहीं है, 2.41 ऊपर वाला किसी और का सवाल है। When a business or individual hands over cash to be paid into their bank account, which of the following documents should be prepared? तो वो पूछ रहा है कि जब बिजनेस कैश देता है टू बी पेड इनटू देयर बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट के अंदर पे करने के लिए, तो क्या चीज़ हम पे करते हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, पेइंग इन स्लिप, ठीक है। इसको यूके में पेइंग इन स्लिप कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या कहते हैं, आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा डिपॉजिट स्लिप, ठीक है, बैंक के अंदर, जब हम बैंक के अंदर पैसे जमा करा रहे होते हैं, ठीक है। पेड इनटू देयर बैंक अकाउंट है, ठीक है, अपने अंग्रेजी यहाँ गौर से पढ़नी है, अगर ये आपका सवाल गलत हो गया तो 2 मार्क्स आपके चले जाएंगे, ठीक है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर पेड आउट ऑफ होता तो फिर ये चेक होता सही, ठीक है, क्योंकि चेक से आपके पैसे बाहर निकलते हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर डायरेक्ट डेबिट तो फैसिलिटी है जो बैंक आपको देता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो इसी लेक्चर के अंदर हमारी दोनों चीज़ें डिस्कस होगी, बैंक स्टेटमेंट भी डिस्कस होगी और बैंक रिकन्सिलिएशन वाला पूरा चैप्टर हमने कर लिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है, इसके एमसीक्यू इसके अलावा और कोई नहीं है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगेन अगर आपको कोई चीज़ तंग कर रही है कॉन्सेप्ट में, तो वो उसके लिए मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे हेल्प कर दूंगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से, जो कि होगा हमारा कंट्रोल अकाउंट रिकन्सिलिएशन, ठीक है।